दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। ये दृष्टि का हमारा 5 नंबर वीडियो है और टेस्ट पेपर है सॉरी। और ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका इकोनॉमी से संबंधित है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है क्योंकि इकोनॉमी में जो भी करंट की चीज़ें रहती है, करंट की जो घटनाएं रहती है, करंट की न्यूज़ रहती है, करंट की जो योजनाएँ रहती हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें और कुछ स्टैटिक पोर्शन को मिला के जो इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके बहुत सारे पेपर में नहीं आते। मतलब टेस्ट पेपर में जीएस ज़्यादा दे देते, इकोनॉमी आपका कम दे देते। जैसे अब वार्षिक वित्तीय विवरण का जो वार्षिक वित्तीय विवरण दिया रहता है वो किस आर्टिकल के तहत दिया रहता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको तैयार कर लेना चाहिए और समय तो बिल्कुल कम ही बचा है, कुछ भी नहीं बचा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हमारे एक वीडियो में कंप्लीट हो पाते। वैसे 75 का मेरा रहता है टारगेट कि 75 हो जाए। टारगेट तो रहता है कि एक वीडियो पूरा एक ही पेपर हो जाए, बट क्योंकि समय की कमी के चक्कर में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? बाजार की मांग और आपूर्ति व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक घटक है। आपको लग रहा है व्यष्टि क्या है? तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो, मैक्रो MACRO मैक्रो और MICRO माइक्रो। ठीक है, तो ये है व्यष्टि का अर्थ है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि का अर्थ होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कह रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक घटक है बाजार की मांग और समष्टि का दूसरी बात है। तो दोनों ऑप्शन में क्या सही है ये हमें बताना है। तो फिलहाल आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उदाहरण है? हम लोग पढ़ते हैं ना कि कृषि किस क्षेत्र में आएगा और जॉब जो होती है वो किस क्षेत्र में आएगी, तो द्वितीयक, पंचम, तृतीयक या चतुर्थ। ठीक है, तो जो आपकी इसके अंतर्गत शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का विकास और अनुसंधान, मतलब डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। कौन कौन सी चीज़ें आपकी चतुर्थ क्षेत्र के अंतर आती हैं और कौन सी चीज़ें आपके पंचम या तृतीय आती हैं। तो फिलहाल ये आपका जो कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली है ये आपके चतुर्थ क्षेत्र का एग्जाम्पल है या उसका उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है? ठीक है, कौन सा कारक आय का घटक नहीं है? निर्यात, श्रमिक पूंजी या उद्यम। 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना कि कौन सा इसमें घटक नहीं है। कारक आय से आशय भूमि, ठीक है, कारक आय से आशय भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता जैसे उत्पादन के कारकों से प्राप्त आय से है। तो इसमें जो नहीं है वो निर्यात कह रहे हैं, आय का घटक नहीं है, तो निर्यात आपका नहीं है। देखिए क्वेश्चन है कि मूल्यह्रास को समायोजित करने के पश्चात एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित तैयार वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो हमें बताना कि इसमें से, ठीक है, तो ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जो मूल्यह्रास होता है उसको समायोजित करने के बाद में मूल्यह्रास को क्या कहा जाता है? तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? किसकी सिफारिश मतलब ये 4 आपके समिति के नाम दिए गए हैं, नाम आप पढ़ लो। इसके बाद में बताना है तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित एक संवर्धन बैंक है और एक कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिए वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्था है। अगर बात करें यहाँ पर कि इसकी जो क्या नाम है स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना श्री बी शिवरामन समिति की अध्यक्षता और ग्रामीण विकास बैंक के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था के लिए मतलब इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कब किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सकल राष्ट्रीय खुशहाली के स्तंभ हैं या है? 4 ऑप्शन दिए गए, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, राजनीतिक स्वतंत्रता एंड महिला सशक्तिकरण। तो फिलहाल आपके यहाँ पर कोड दिए गए होंगे, कोड में हमें बताना कि कितने ऑप्शन सत्य हैं। हम लोगों ने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से भी सॉल्व करना शुरू किया। नया टेस्ट पेपर है आपका, 5 नंबर है दृष्टि का। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के बाद में 6। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये आपका कोट दिया गया है और कोट में आपका फर्स्ट और सेकंड को केवल शामिल किया जाता है, बाकी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से पंचवर्षीय योजना यानी फाइनेंशियल ईयर के संबंध में सही है? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, ये ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय तीव्र गति से और अधिक समावेशी विकास था। पहली बात तो 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1992 से 1997, ठीक है, ये जो रही वो 1992 से 97 तक चली। कौन सी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना।
ठीक है। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता प्राप्त कर ली भारत ने। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता प्राप्त करी। तो फर्स्ट ऑप्शन सत्य है। 11वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2012 से 17 का उद्देश्य तीव्र गति से और अधिक समावेशी विकास की ओर था। तो यानी कि बी ऑप्शन सत्य है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सत्य हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मानव विकास जो रिपोर्ट है आपका, ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रकाशित करता है। ठीक है। और जो इसमें अगर बात करें कि इसको कौन जारी करता है, तो इसको जो जारी करता है वो यूएनडीपी जारी करता है। ठीक है, यूएनडीपी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संकेतकों में से कौन सा से बहुआयामी गरीबी का आकलन करने हेतु हैं? क्रय शक्ति, बाल मृत्यु दर, वाहन का स्वामित्व एंड स्वच्छता। यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर सकते हैं, इसीलिए ये कोट दिया गया है। हमें बताना है बहुआयामी गरीबी सूचकांक की हम बात कर रहे थे, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट को या इंडिकेटर्स को शामिल किया जाता है। तो देखो, जो बाल मृत्यु दर है प्लस स्वच्छता, ठीक है, वाहन का स्वामित्व या क्रय शक्ति, ये सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो और इसको जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी का मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रकाशित करता है। यह 3 आयामों एवं 10 संकेतकों, जिसमें स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर, पोषण, शिक्षा, स्कूली शिक्षा के वर्ष नामांकन और जीवन स्तर, जल, स्वच्छता, विद्युत, खाना पकाने का ईंधन, घर के फर्श तल की स्थिति, परिसंपत्ति के आधार पर किया जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे तो बी ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि बाल मृत्यु दर और आपका हो जाएगा स्वच्छता। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या थी मतलब अब 24 का आपको याद रखना है। तो आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने, तो ये 126 यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। और अभी 2024 में आपको गिरावट देखने को मिलेगी पीस में, खुशहाली में, क्योंकि इतने सारे वॉर चल रहे हैं, तो कुछ वहाँ पे फ़र्क आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल 7 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किए, तो 7 नंबर का देख लो आप यहाँ से 7 नंबर। ठीक है, फिर ये 7 देख लो, 7 के बाद में 8, 9 एंड 10। ठीक है, कह रहे हैं कि द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ लो। द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक की बात करें तो एम विश्वेश्वरैया हैं, और इसमें आर्थिक नियोजन की दिशा में सैद्धांतिक विकास की व्याख्या की गई है। तो कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन है आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सतत विकास और आत्मनिर्भरता निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे योजनाओं का नाम दिए गए, तीसरी, चौथी, 5वीं या छठी। पंचवर्षीय योजनाएं आपने पढ़ी होंगी, तो ये उन्हीं में से पूछ रहे हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना जो आपकी 1969 से 1974 तक चली थी, उसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे, सतत विकास और आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। अब ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, नाम आपको पहले अच्छे से पढ़ लेना है। जयप्रकाश नारायण को भी आप जानते होंगे, एम.एन. रॉय को भी जानते होंगे, हो सकता है श्रीमन नारायण अग्रवाल और अर्धशीर दराबशाह श्राफ, ये नाम आपने पहली बार सुना हो या कहीं सुना होगा, पर हाँ, जो ये आपका सर्वोदय योजना है, इसको जयप्रकाश नारायण ने ही प्रकाशित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक शुरू किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। ठीक है, अच्छे से इनको पहले पढ़ लो। वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, खाद्य एवं कृषि संगठन भारत और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, अब इनमें से कोई एक ही ऑप्शन सत्य है। तो नीति आयोग ने कृषि बाजार सुधार, भूमि पट्टा सुधार और निजी भूमि पर वन की यानी पेड़ों की कटाई और पारगमन के 3 प्राथमिक क्षेत्रों में सुधार को लागू करने की आवश्यकता को देखते हुए राज्यों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए इन्होंने मतलब नीति आयोग बहुत सारी पहले करता रहता है। क्या हो जाएगा आपका? नीति आयोग। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आई होप कि आपने पढ़ा होगा। तो विश्व व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता, जिसको गैट बोलते हैं, इसको प्रतिस्थापित कर वर्ष 1994 में विश्व व्यापार संगठन कि भारत की आकस्मिकता निधि किसके अधीन है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, राष्ट्रपति के, केंद्रीय कार्यपालिका के, संसद के या एक संसदीय समिति के। ठीक है, देखो बात करें अगर हम भारत के आकस्मिकता निधि की, तो संविधान का अनुच्छेद 267 के अंतर्गत हम इसके विषय में बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 267, और इसका प्रावधान करता है, यह भारत के आकस्मिकता निधि की स्थापना का अधिकार देता है, जिसे सरकार द्वारा तत्काल अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति की सुविधा के लिए भारत के राष्ट्रपति के
विवेचनाधीन रखा जाता है। तो किसके? तो भारत के राष्ट्रपति के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण की व्याख्या करता है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ लो। 110, 112, 113 और 123, सॉरी 117 और 123। अगर हम बात करें तो सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है, और ये जो आपका है वो आर्टिकल 112 के तहत रखा जाता है या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1921 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? ठीक है, 4 ऑप्शन है, ली आयोग, वर्मा समिति, बटलर समिति या एकवर्त समिति। तो किसके अकॉर्डिंग? एकवर्त समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1921 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? एकवर्त समिति की सिफारिश पे 1921 में। लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 से रेलवे बजट और रेलवे व्यय से संबंधित अनुदान अनुरोध केंद्रीय बजट के साथ संसद में प्रस्तुत किए जाते थे। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, चलिए हम लोगों ने 11 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 11 आप देख लो, 12, 13 है, इसके बाद ये 14 है, 15, 16 और 17, 18। आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय में शामिल है? ठीक है, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण या जल आपूर्ति खर्च। एक से ज़्यादा ऑप्शन शामिल है, इसलिए आपको कोड दे दिया गया है। हमें बताना है कि राजस्व व्यय में, ठीक है, जिसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, उसमें क्या क्या शामिल है। अगर बात किया जाए, देखो राजस्व व्यय की बात करें तो यह सरकार द्वारा अपनी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाने वाला एक व्यय है जिससे कोई राजस्व प्राप्त नहीं हो सकेगा, और यह एक मुफ्त भुगतान है, जिसका मतलब है कि सरकार खर्च किए गए धन पर की वसूली नहीं कर सकती है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? तो आपका ब्याज और सब्सिडी इसी में शामिल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पहला देश था जिसने औपचारिक रूप से जेंडर बजटिंग को अपनी बजट प्रक्रिया में शामिल किया था? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, देशों के नाम दिए गए हैं, हमें बताना कि इनमें से कौन सा देश था। तो महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानताओं को दूर करने के लिए देखो कई प्रयास किए जाते हैं ना, तो विमेंस बजट की अवधारणा विकसित करके औपचारिक रूप से जेंडर बजटिंग को अपनी बजट प्रक्रिया में शामिल करने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? तो पहला देश था ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है लेफर वक्र एक आलेखी निरूपण है। देखो जब वो इकोनॉमी पढ़ते हो तो सर लोग इस तरीके से और इस तरीके से एक बनाते हैं, फिर इसको यहाँ से ऐसे करके फिर यूँ ले जाते हैं। ठीक है, हमें बताया जाता है कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं तो ऐसे पॉजिटिविटी आती है, फिर नीचे को निगेटिव भी आती है। निगेटिव मतलब आय के विषय में अगर वो बात करते हैं तो लेफर वक्र आपका कराधान की संभावित दरों और सरकारी राजस्व के परिणामी स्तरों के बीच संबंध का एक आलेखी निरूपण है। देखो मतलब नॉर्मल भाषा में समझो, लेफर वक्र कराधान मतलब यही कर आपका हो गया टैक्स की संभावित दरों और सरकारी राजस्व मतलब कितना उनको रेवेन्यू प्राप्त होगा। ठीक है, ये लाइन सीधी है, तो ये पहले यहाँ से बढ़ता जाता पर एक वक्त के बाद ये घटता भी है। तो लेफर वक्र जो है वो इसी तरीके से बताया जाता है। तो ये क्या है? कर राजस्व और कर दर के विषय में है। ठीक है, किसके विषय में? कर राजस्व और कर दर। नेक्स्ट है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब शुरू किया गया था? ये आपके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, हमें बताना है कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब शुरू किया गया था। ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स जो है वो मूल रूप से एक कर है जिसका भुगतान नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान किए गए लाभों के बदले में करना होता है। तो ये कब शुरू किया गया था? वर्ष 2005-06 के बजट में से शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया? ये 4 अनुच्छेद के नाम है। 239 है, 246 है, 279 है या 290A। तो ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएसटी के विषय में बात करता है। तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो है वो परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। इसकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279A, ठीक है, 9A फर्स्ट के अनुसार की गई थी। और इस परिषद में निम्न सदस्य शामिल हो। अच्छा, जीएसटी के जो परिषद होती है उसमें कौन कौन शामिल होता है? तो अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री होती हैं, सदस्य के रूप में राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त अथवा कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नामित कोई अन्य मंत्री होता था। ये चीज़ इतनी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट करें कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन। ठीक है, FRBM एक्ट हम लोगों ने सुना ही ना, अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? FRBM का नाम खूब सुनते ही रहते हो। तो राजकोषीय उत्तरदायित्व और प्रबंधन बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम जो है संसद का एक अधिनियम है जिसे वर्ष 2003 में
लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो वर्ष 2003 में लागू किया गया था। इसकी कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनको आप वहाँ डिटेल में PDF से पढ़ लेना। हम बढ़ेंगे फिलहाल आगे। 19 नंबर से हम लोगों ने अभी सॉल्व करना शुरू किया। 19 आप देख लो, ठीक है। फिर 20, 21, 22, 23 और 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से वित्त आयोग के संदर्भ में सही है, ठीक है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। कौन? तो वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। अरविंद पनगड़िया जी को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आई होप अगर आपने करंट में ध्यान दिया होगा तो इसके अध्यक्ष कौन है, किसको नियुक्त किया गया, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। कौन है? तो संवैधानिक निकाय है, और जो संवैधानिक व्यवस्था और समसामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप केंद्र राज्यों तथा राज्यों के बीच कर आय को वितरित करने की विधि और सूत्र निर्धारित करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सत्य है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष आपका अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया गया, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा से पंचवर्षीय योजनाओं यानी फाइनेंशियल के संदर्भ में सही है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना की शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। क्या याद है आपको? अगर की गई थी तो आप बताओ, टिक करो यहाँ पर ऑप्शन। नाबार्ड की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ये भी आप टिक करो। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, अगर याद है तो। एंड डी, गरीबी हटाओ 6ठी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में से एक था। इनमें कोई एक ही सही है, हमें उसमें से बताना कि कौन सा सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए थे, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल इसका सही है, बता रहे हैं। नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना, तो ये देखो यहाँ पे 8वीं नहीं होगा बल्कि 6ठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, तो आपके और ऑप्शन यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। अगर दोबारा पूछना है कहीं क्वेश्चन में कि नाबार्ड की स्थापना, तो आप बताना 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, ठीक है। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना के हिस्से थे, किसके? तो यहाँ पर देखो इन्होंने 6ठे कर दिया, तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के हिस्से थे। ये चीज़ को भी आपको याद रखना है ना। अगर तो ये देखो दोनों तो आपने देख लिया। भाखड़ा नांगल सिंचाई की अगर बात करें, यहाँ पर जो भाखड़ा नांगल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपकी शुरुआत दूसरी नहीं होगी बल्कि ये पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चन ये तैयार हो गए। चौथा आपको ये तैयार हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ठीक है। ये पहली, ये 6ठी और ये भी 5वीं और ये भी 5वीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में आर्थिक सुधार प्रभावी ढंग से कब लागू किए गए थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो अगर बात करें, हालांकि भारत में आर्थिक उदारीकरण से संबंधित 1970 के दशक के अंत से मिलते हैं, किंतु आर्थिक सुधारों की शुरुआत जो हुई वो जुलाई 1991 से हुई थी। तो कब से हुई थी? जुलाई 1991 से, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में सही है? रक्षा मंत्रालय के आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई या की गई है? सेकंड, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रतिशत आवंटन में कमी की गई है। हमें बताना कि इसमें से कौन से ऑप्शन सत्य हैं, ठीक है। तो देखो सेकंड ऑप्शन तो आपका फिलहाल सत्य है, तो बी ऑप्शन सत्य है। पहला आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि वर्ष 2023-24 के बजट में उच्चतम आवंटन वाले शीर्ष 13 मंत्रालय हैं, ठीक है। खाली आपका ये रक्षा मंत्रालय नहीं बल्कि 13 मंत्रालय हैं, जिसमें से रेल मंत्रालय में 49% की वृद्धि की गई है, ठीक है। सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि जो की गई वो रेल मंत्रालय में की गई। इसके बाद में जल शक्ति मंत्रालय में 31%, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 25%। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही नहीं था। आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने 25 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व किया। 25 देख लो, फिर 26 है आपका, ठीक है। ये आपका 27, 28 है। फिर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिक है, मतलब जीडीपी डिफ्लेटर इज, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन। अगर आपका क्लियर नहीं है तो बहुत ही परेशान करते हैं, तो इनको अच्छे से देखना थोड़ा सा ध्यान से। सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिक, जिसे अव्यक्त मूल्य अवस्फीतिक अथवा मूल्य सूचकांक भी कहा जाता है, एक अर्थव्यवस्था में स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव के प्रभाव को समायोजित करके सकल घरेलू उत्पाद को मापता है, ठीक है। ये नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात होता है।
तो ये नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक आपको ये पढ़ाया गया होगा, अगर इकोनॉमी आपने पढ़ी होगी तो नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, वास्तविक जीडीपी क्या होती है, ये दोनों चीज़ें पढ़ाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है रोलिंग प्लान कब प्रारंभ किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए, 1976, 1978, 1980 या 1982। ठीक है, रोलिंग प्लान की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो एक रोलिंग प्लान वह है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर आगामी वर्ष हेतु तो एक नई योजना बनाई जाती है। रोलिंग प्लान वर्ष 1978 में आरंभ किया गया था। तो 1978 बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहे वाणिज्यिक बैंक किसके द्वारा विनियमित होते हैं, मतलब उन्हें रेगुलेट कौन से नियम के तहत किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम देखो है आपका 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम है 1949 1949, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 है। ठीक है, और बैंकिंग कानून सहकारी समितियां अधिनियम 1955 है। तो जो ये वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल बैंक होती है किस नियम के तहत रेगुलेट की जाती है। तो ये आपकी फ़िलहाल बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत रेगुलेट की जाती है। ओके, कुछ और चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेना कि ये आपका भारत में बैंकिंग फर्मों को विनियमित करता है कौन, 1949 अधिनियम। इसे बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के रूप में पारित किया गया था और 1 मार्च 1966 से इसे प्रतिस्थापित कर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 कर दिया गया। ठीक है, कुछ चीज़ें और उनको पढ़ लेना। कह रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लीड बैंक योजना की बात हो रही है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1969 में लीड बैंक योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में निहित क्षेत्रीय दृष्टिकोण के तहत प्रत्येक बैंक अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता है। तो कब की गई थी, 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे कि भारतीय रिजर्व बैंक के S4A पहल का उद्देश्य है। अब इस तरीके की चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ना, करंट में होंगी तो भी और GS में होंगी तो भी ये पूछी जाती है। ठीक है, तो क्या है ये, मतलब भुगतान संतुलन बनाए रखना है क्या, स्वर्ण भंडार को बनाए रखना है क्या, दबावग्रस्त स्थितियों को निपटान करना, या CRR और SLR को बनाए रखना है क्या है ये। ठीक है, देखो दबावग्रस्त अस्थियों की संवहनी संरचना के लिए योजना S4A दबावग्रस्त अस्थियों के निपटान के लिए RBI द्वारा शुरू किया गया नवीनतम उपाय है। तो क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, दबावग्रस्त अस्थियों का निपटान करना। नेक्स्ट प्रोजेक्ट सशक्त प्रस्तावित किया गया था। मधुकर गुप्ता समिति, अशोक दलवाई समिति, गाडगिल समिति या सुनील मेहता समिति। तो ये आपका सुनील मेहता समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था प्रोजेक्ट सशक्त। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष सुनील मेहता के नेतृत्व में एक पैनल ने प्रोजेक्ट सशक्त का प्रस्ताव दिया था। इसके तहत 50 करोड़ तक के खराब ऋणों का प्रबंधन 90 दिनों की समय सीमा के अंदर बैंक स्तर पर किया जाएगा। ठीक है, तो वही भारत में सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय है, कोऑपरेटिव बैंक्स की बात हो रही है। ठीक है, कोऑपरेटिव कमर्शियल अलग अलग होती हैं, तो इनका शीर्ष निकाय कौन सा है, RBI, नाबार्ड, SBI या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सहकारी बैंक इसके सदस्यों के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाएं हैं जो अपने बैंक के मालिक और ग्राहक दोनों होते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड भारत में सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय है। तो नाबार्ड आपका जो है वो कोऑपरेटिव बैंक का शीर्ष निकाय है। ठीक है, आई होप समझ में आया। आगे बढ़ें, चलो हम लोगों ने 29 से देखा और ये इकोनॉमी के क्वेश्चन है अच्छे खासे 30, तो इनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इसके बाद में आगे बढ़ना। ठीक है, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है कई बार, कुछ चीज़ें आपको ऐसी पता चलेंगी जो GS में रही हैं पहले से, है ना। 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से मुद्रा आपूर्ति का मूल्यांकन के संबंध में सही है। ठीक है, आरक्षित मुद्रा के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई मांग जमा और अन्य तरल अस्थियों के साथ सिक्के व मुद्रा जैसे सभी भौतिक धन शामिल हैं। मतलब आरक्षित मुद्रा के अंतर्गत क्या सिक्के और सभी मुद्रा शामिल हैं क्या, ये देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, संकुचित मुद्रा के अंतर्गत जनता के पास मौजूद सभी मुद्रा नोट शामिल हैं। ठीक है, संकुचित मतलब नैरो मनी, तो इसमें कौन कौन सी मनी इंक्लूड है ये बताना है। तो ये 2 ऑप्शन दिए गए, हमें यहाँ पे बात करनी है। रिजर्व मनी में अगर बात करें तो मुद्रा आपूर्ति की एक श्रेणी है जिसमें केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई मांग जमा और अन्य तरल अस्थियों के साथ में सिक्के व मुद्रा जैसे सभी भौतिक धन शामिल है। ठीक है, तो जैसे सभी भौतिक धन शामिल मतलब फिर फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं MO द्वारा प्रचलन में मुद्रा प्लस RBI के पास बैंकों की जमा प्लस RBI के पास अन्य जमा। संकुचित मुद्रा के अंतर्गत जनता के पास मौजूद सभी मुद्रा नोट शामिल हैं, तो सेकेंड भी सत्य है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो ऑप्शन केवल आप ध्यान से पढ़ना, D ऑप्शन सत्य है। अब D जल्दीबाजी में आपने ये सोचना कि दोनों ही गलत है, दोनों सत्य है यहाँ पर, लेकिन इन्होंने ऑप्शन चेंज किया है। ठीक है, फिलहाल
आगे बढ़ेंगे। वह औसत दैनिक शेष जिसे एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को रिजर्व बैंक के पास बनाए रखना आवश्यक कहलाता है। वह औसत दैनिक शेष मतलब डेली का, ठीक है, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, ठीक है, आपके कमर्शियल बैंक, उन्हें रिजर्व बैंक के पास बनाए रखना आवश्यक कहलाता है। तो कौन? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR बोलते हैं शॉर्ट में, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो जिसे नगद आरक्षण अनुपात बोलते हैं, रेपो रेट, ठीक है, RRR, और रिवर्स रेपो रेट तो जिसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट सेम ही बोलते हैं, ठीक है, RRR, RR और RRR 3 हो जाते हैं, ठीक है। तो डेली के लिए आपको पता है रेपो रेट एक होता ही है जो उसकी बैंक की लैंग्वेज में समझें। अगर कैश रिजर्व रेशियो की हम बात करें, एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा अपनी निवल मांग यानी NDTL बोलते हैं, जितना एक वाणिज्यिक बैंक के पास है उसका कुछ प्रतिशत, टोटल NDTL का कुछ प्रतिशत के हिस्से के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना आवश्यक होता है, औसत दैनिक शेष कहलाता है। CRR आपका नगद आरक्षण अनुपात कहता है। मौद्रिक नीति समिति इस रिजर्व प्रतिशत में समय समय पर बदलाव भी करती रहती है। तो क्या हो जाएगा आपका? B ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट है, खुले बाजार का परिचालन OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है। 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय मतलब लेना और बेचना। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा किए गए उपाय करता है RBI कभी कभी। ट्रेजरी बिलों का क्रय विक्रय, ये भी है कि ट्रेजरी बिलों को लेना और मतलब खरीदना बेचना। बेरोजगारी के निपटान के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय, ठीक है। सरकार बैंकिंग मतलब RBI ज़्यादा इन सब चीज़ों में रहता है, सरकार तो कम करती है। खुले बाजार का परिचालन की अगर बात करें तो इसका आशय बाजार में धन की आपूर्ति के विस्तार हेतु खुले बाजार, वही खुले बाजार का मतलब बैंक और वित्तीय संस्थान में सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से सम्मिलित है। तो क्या हो जाएगा? खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सीमांत लागत आधारित ऋण दर MCLR निर्धारित करने वाले कारक है। निधि की सीमांत लागत, परिचालन लागत, ये CRR लागत और टेनर प्रीमियम, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें इसमें लागू होंगी, तो इसलिए कूट दे दिया गया क्वेश्चन में। हमें बताना कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। तो आपकी चारों ही चीज़ें शामिल है, ठीक है। यानी कि सीमांत लागत, फैक्टर दैट डिटरमाइन मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR। निधि की सीमांत लागत ये भी शामिल है, सेकंड शामिल है, थर्ड शामिल है, फोर्थ शामिल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन 36 से हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, ठीक है। 37, 38, 39 आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में सही है? यह नीतियों हेतु मानक ब्याज दरें तय करता है। मौद्रिक नीति, ठीक है, MPC की बात हो रही है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। इसके सभी सदस्यों की नियुक्ति RBI गवर्नर द्वारा की जाती है। तो कितने ऑप्शन सही है ये बताना है, ठीक है। फिलहाल आपका ऑप्शन फर्स्ट ही केवल सही है। ये बात सही है कि ये समिति जो है वो मानक दरें यानी ब्याज की मानक दरें तय करता है, लेकिन इस समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य RBI से होते हैं। देखो 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य में आपका 3 सदस्य जो होते हैं वो RBI से होते हैं और 3 सदस्य आपके क्या नाम है कि शेष जो सदस्य होते हैं भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 3 सदस्य यानी 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं और 3 RBI की तरफ से। ये MPC के बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है। और RBI से जो नियुक्त सदस्य होते हैं तो एक तो होते हैं गवर्नर, जैसे शक्तिकांत दास जी हैं तो वो गवर्नर तो उसमें शामिल हो गए। 2 सदस्य और कौन होंगे? तो उप गवर्नर होंगे। उप गवर्नर में से एक व्यक्ति होगा, ठीक है। उप गवर्नर में से एक व्यक्ति हो जाएगा, तो एक गवर्नर हो गया, एक उप गवर्नर हो गया और एक हो गया कार्यकारी निदेशक सदस्य के रूप में, ठीक है। तो ये एक एक करके 3 लोग हो जाएंगे और 3 आपके हो जाते हैं इससे मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो जिसमें कि एक तो आपकी वो हो जाती हैं। और अच्छा, जो ये सदस्य नियुक्त किए जाते हैं ये 4 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी को किस वर्ष वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। आई होप कि आपको याद हो, भारत सरकार ने पूंजी बाजार संबंधी कई सुधार कार्यों की शुरुआत की, जिसमें 1992 में पूंजी निर्गम नियंत्रक यानी CCI, ठीक है, CCI के कार्यालय को समाप्त करना तथा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी को वैधानिक मान्यता प्रदान करना। तो इसको कब वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी? तो 1992 में, ठीक है।
नेक्स्ट कह रहे कि रुपये मूल्य वाले बंद पत्र यानी जो बॉन्ड होते हैं जो भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं। नाम सुनते रहते हैं ना, महाराजा बॉन्ड, फॉरेन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, ये नाम हम लोग सुनते हैं ना। तो इन चारों में से अब आपको बताना कि कौन सा है। देखो ये चारों देखा आपने, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, अगर याद नहीं होगा तो कंफ्यूज होंगे कि फॉरेन सॉवरेन बॉन्ड हो सकता है क्योंकि फॉरेन इसमें नाम है, तो मे बी कि विदेशों से। मसाला बॉन्ड हो सकता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप नाम सुनते ही रहते हैं, है ना, 42 है। तो यहाँ पर कौन सा है, तो मसाला बॉन्ड जो होते हैं रुपये मूल्य वाले बॉन्ड हैं जिन्हें भारतीय संस्थाएं विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए जारी कर सकती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मसाला बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केवल एक दिन के लिए निधि प्राप्त करने वाले बाजार को कहा जाता है। सेकेंडरी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट, टर्म मनी मार्केट या कॉल मनी मार्केट। आप जानते हैं कि एक दिन, 1 से 14 दिन, 1 से 9 दिन, 1 से 15 दिन, 1 से 90 दिन, ऐसे चीज़ें चलती रहती हैं, है ना, इकोनॉमी में। तो देखो, मुद्रा बाजार सरकार को वित्त के गैर मुद्रास्फीति स्रोत प्रदान करता है। मुद्रा बाजार को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया कि कॉल मनी मार्केट की बात करेंगे तो केवल एक दिन के लिए निधि प्राप्त करते हैं। कौन, तो कॉल मनी, ठीक है। यही फिलहाल आपका इसका आंसर भी है, कॉल मनी, एक दिन के लिए। अगर नोटिस मनी देखोगे तो 2 दिन से 14 दिन के लिए, मैंने बोला था ना 14 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, 90 दिन होते हैं। तो नोटिस मनी अगर होती तो 2 से 14 दिन की अगर यहाँ पर बात होती, यहाँ पर, ठीक है, 2 से 14 डेज़ के लिए, तो ये आपका हो जाता है नोटिस मनी। अगर टर्म मनी की बात करोगे तो 15 दिन से 1 वर्ष के लिए, जो टर्म मनी है इसमें आपका 15 दिन से 1 वर्ष के लिए आ जाता है। तो ये चीज़ें याद रखना। अगर इसके अलावा ये चीज़ें ऑप्शन आते हैं तो आप इनको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है बाजार का वह प्रकार जिसमें शेयर बाजार में गिरावट का रुख होता है, क्या कहलाता है। बेयर मार्केट, बुल मार्केट, ब्लू चिप स्टॉक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बाजार में गिरावट का रुख होता है, ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो बेयर मार्केट वह समय अवधि जब शेयर बाजार में गिरावट अथवा शेयर की कीमतों में गिरावट का रुख होता है, बेयर मार्केट कहलाता है। बुल मार्केट आपका जब पूरे शेयर बाजार में स्टॉक की कीमतों में दीर्घ अवधि तक वृद्धि होती रहती है। या यूँ कहें कि शेयर बाजार ऊपर की ओर चढ़ रहा, बोलते हैं ना कि बढ़ रहा चढ़ रहा, ऐसे बोलते हैं। तो फिलहाल इन्होंने बोला कि गिरावट का रुख होता है, तो बेयर मार्केट बोलते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्यम पूंजी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना कि किस प्रकार। तो स्टार्टअप कंपनियों को प्रदान किया गया वित्त, उद्यम पूंजी को इस प्रकार परिभाषित किया गया कि स्टार्टअप कंपनियों को प्रदान किया गया वित्त, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हमने 40 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब देख लो 40 से 41 हो गया आपका, ठीक है। सेबी के बारे में बात हो रही है, 42, 43, 44 और 45। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित समितियों पर विचार कर उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति। अब अगर इनकी आपको ईयर याद है तो आप इनको सही मतलब लगा सकते हैं, अगर नहीं याद है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। रंगराजन समिति आपकी सबसे लास्ट में आती है 2012 में, ठीक है। इसका कुछ आइडिया। तेंदुलकर समिति का नाम तो बहुत सुना है, आइडिया थोड़ा कम ही है। लकड़वाला समिति आपकी 1993 में आती है। तो इस तरीके से देखोगे। और 1979 में आपकी अलग समिति आती है, 1979 में, 1979 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी आपको पहला ही ऑप्शन मिल गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले से सबसे लास्ट में ही लिखी हुई है ना, तो आपको यहाँ पर आंसर सही मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट है एंजल के नियम अनुसार, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनको अच्छे से पढ़ो पहले। स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में वृद्धि से पन्न उत्पादों की कीमत कम हो जाती है। अब ये थोड़ा पन्न उत्पादों का समझने में प्रॉब्लम हो तो आप इंग्लिश वर्जन को देख लो, इंग्लिश में आपको दिखाई देती हूँ इसका ट्रांसलेशन। नेक्स्ट, पूरक उत्पादों की कीमत में वृद्धि के साथ पन्न उत्पादों की कीमत भी बढ़ जाती है, ऐसे इस तरीके से दी है लैंग्वेज। तो आप वहाँ से समझ के फिर बताओ। तो इसमें जो कह रहे हैं कि एंजल नियम के अनुसार तो आय में वृद्धि के साथ खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए आवंटित आय का प्रतिशत कम हो जाता है, ये कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय करियर सेवा की शुरुआत की गई थी। शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय या श्रम और रोजगार मंत्रालय, यानी किसके द्वारा ये की गई थी। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2015 में रोजगार कार्यालयों के नेटवर्क में प्रक्रियाओं में बदलाव करते हुए राष्ट्रीय करियर सेवा यानी NCS की शुरुआत की थी। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। गिनी गुणांक मापता है, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा। आय, असमानता, बेरोजगारी, बाजार मूल्य पर GDP को या मुद्रास्फीति को। गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र से उद्यत है और इसका उपयोग किसी देश में आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में किया जाता है। तो ये आय असमानता को ही मापता है, ठीक है। नेक्स्ट है
कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। किस में शून्य होती है ये बताना है। देखो, श्रम की सीमांत उत्पादकता जो शून्य होती है वो होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी में। किस में? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में। अब आपको श्रम यानी समझ में आ रहा होता, द मार्जिनलाइज्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो इन। ठीक है, ये इसका मतलब है। हम लोगों ने अभी 46 से क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो 46 को इसको पहले लाइन से आप देखो, अलग कमेटी लकड़वाला, और ये लिखा भी सेम ही है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसको मैच करने में। फिर एंजल्स लॉ के बारे में बात हो रही है कि एंजल्स लॉ कहाँ क्या काम करता है वो पढ़ लो। ठीक है, ध्यान से, क्योंकि उधर की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, इकोनॉमी की लैंग्वेज है थोड़ी सी अलग है। तो नेशनल करियर सर्विस वाज लॉन्च्ड बाई, तो इसको किसने लॉन्च किया है ये देख लो। ठीक है, द गिनी कोफिशिएंट मेजरमेंट है, इंग्लिश में इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, हिंदी में गुणांक ही बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान करके देखना। और द मार्जिनलाइज्ड, वही अभी हमने जो श्रम के बारे में बात की। तो इस तरीके से हमारे 50 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ेंगे। देखिए, कह रहे हैं कि जब कीमतें 2 अथवा 3 अंकों की दर से बढ़ती हैं तो इसे कहा जाता है रनिंग इन्फ्लेशन, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन या क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये भी अलग अलग लैंग्वेज है, इसको अच्छे से जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो होता है तब होती है जब कीमतें 2 अथवा 3 अंकों की दर से बढ़ती हैं, जैसे कि प्रतिवर्ष 30% या 100%। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। हालांकि ये लैंग्वेज मैंने आज ही सुनी है, मतलब मुझे भी थोड़ा सा अलग ही लगा। नेक्स्ट है कोर मुद्रास्फीति किसका माप करती है। 4 ऑप्शन दिए गए, अच्छे से पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में। कोर मुद्रास्फीति को अंतर्निहित मुद्रास्फीति के रूप में भी जाना जाता है, और यह एक मुद्रास्फीति माप है जो अस्थायी मूल्य अस्थिरता को दूर करती है, जो कुछ वस्तुओं जैसे भोजन, ऊर्जा आदि में होती है। तो क्या हो जाएगा कोर मुद्रास्फीति, जिसमें अस्थायी मूल्य स्थिरता शामिल नहीं होती है। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इन्होंने दिया है। वैसे तो कह रहे हैं कि शामिल होती है। अच्छा, अंतर्निहित मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ये तो इसको कट कर लो, क्योंकि इसकी लैंग्वेज में आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो कट कर सकते हैं, हम बाद में इसको टाइम निकाल के देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, कर दर और कर राजस्व। अभी हमने लॉरेंज वक्र देखा और गिनी गुणांक देखा, तो उसी तरीके से गरीबी और रोजगार, आय और गरीबी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर। ठीक है, तो फिलिप्स वक्र के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका इस तरीके से होता है, यहाँ पे नंबरिंग होती है, यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर नंबरिंग होती है, फिर यहाँ पे होती है। और ये आपका जैसे यहाँ से कुछ इनकम आई, फिर यहाँ से कुछ इनकम आई, और ये इन्हीं पे इस तरीके से डिराइव किया जाता है। ये ऐसे ऐसे थोड़ा टर्न होता है, इस तरीके से सर लोग बताते हैं, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध को दर्शाता है, तो फिलिप्स वक्र आपको मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध को दर्शाता है। तब डी ऑप्शन हो जाएगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI IW के संकलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अच्छे से इसको पढ़ो, फिर इसके बाद में। तो ये आपका कह रहे हैं कि लेबर ब्यूरो यानी श्रम ब्यूरो के द्वारा दी गई थी। मुझे लगा था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मतलब याद नहीं आया, तो मेरा ये क्वेश्चन इसी तरीके से गलत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब किसी एक अथवा पण्यों के एक छोटे समूह को कीमत में निरंतर समय अवधि में वृद्धि होती है, जबकि अन्य वस्तुओं की कीमत में ऐसी कोई वृद्धि नहीं होती, तो इस घटना को कहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अच्छे से पहले पढ़ो। तो क्या कहते हैं, देखो, मुद्रास्फीति जनित मंदी, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्क्यूफ्लेशन या मुद्रास्फीति चक्र। तो इसको कहते हैं जब ऐसी कोई वृद्धि नहीं होती, तो इस घटना को स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा शोर हो रहा है, इसको यहीं तक रखते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।